पढ़ाया जाएगा? हाँ, प्रज्वल, वेरी गुड। प्रज्वल, वेरी गुड। जल्दी से आ जाइए फास्ट, और भी जो भी स्टूडेंट्स है जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, और ये जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके प्रेरणा स्कीम के तहत, ये सभी आपको पता होगा। प्रेरणा स्कीम के तहत हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, और ये जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इंजीनियर्स अकेडमी है जिसको के थ्रू ये आपको प्रेरणा स्कीम चलाई जा रही है, जिनके थ्रू, तो हम इंजीनियर्स अकेडमी के थ्रू है यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स ऐड हो जाइए फास्ट, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ऐड हो जाइए, ताकि सभी का एक साथ स्टार्ट करें, ऐसा नहीं हो कि कुछ पीछे रह जाए, कुछ अपन आगे चले जाए। तो लिंक तभी बैठ पाएगा जब सभी स्टूडेंट्स एक साथ गैदर होंगे यहाँ पे। और बात सभी, प्रज्वल के अलावा सभी को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? प्रज्वल के अलावा जल्दी से एक बार फास्ट एक बार कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे विजिबल है कमेंट, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर आपको बताते हैं कि बेसिक के सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, कहां से सॉइल, हाउ द सॉइल्स आर फॉर्म, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज व्हिच, एंड द फादर ऑफ सॉइल। तो सभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। जल्दी से बताइए फास्ट। हेलो, वॉइस है सभी को क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का सेशन। सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के दो तरह के नाम होते हैं, और दो टाइप्स अगर हम कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉइल मैकेनिक्स एंड अनदर वन इज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आपको पता है कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में? किसी को भी पता है? आई थिंक यहाँ पे आप सभी कनेक्ट हो सकते हैं, और वॉइस भी कनेक्ट हो सकती है, ऐसा मुझे पता है। एक बार अगर वॉइस कनेक्ट हो सकती है तो किसी को अगर पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो वो जल्दी से बता सकता है, जल्दी से बता सकता है फास्ट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है वो स्टूडेंट बताइएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जल्दी से। हाँ, क्या हुआ? नहीं पता किसी को, है ना? तो सॉइल मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स जो होता है इसके अंदर हम अपना बिहेवियर और क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल की देखी जाती है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, कि वो जो भी सॉइल है जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर को बिल्ड करने वाले हैं, इट इज सुटेबल फॉर द फाउंडेशन और इट इज नॉट। तो ये कम कंसेप्ट पढ़ा जाता है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन थ्योरीज, जैसे अगर बात करें टर्जा की थ्योरी, रेनकाइन थ्योरी, कुलाम्स थ्योरी, तो इन थ्योरीज का यूज करके उनका एप्लीकेशन ओवर द फील्ड इज नोन एज द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या कहना चाह रहे हैं? बात ये हो रही है आपकी कि सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, इज दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर और दे आर सिमिलर। तो बेसिक डिफरेंस है कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी, क्लासिफिकेशन और बिहेवियर ऑफ सॉइल करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन, और उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो है वो सारे के सारे हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में करते हैं। क्लियर हुआ सभी को पहला पॉइंट? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। सबसे पहले कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए, या कहीं आप पीएसयू के इंटरव्यू के बाद जाते हैं, या फिर कहीं किसी भी आप स्टेट पीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे या किसी में भी, तो वहां से एक बार करेक्ट कर लेते हैं जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं। तो वहां पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सॉइल। क्या पूछा जाता है आपको? व्हाट इज सॉइल। सॉइल आपको पूछा जाएगा कि सॉइल क्या है, तो हम क्या कहेंगे? सर सॉइल, इट इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक। इट इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रॉक। रॉक का ही एक डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है जिसको बोलते हैं सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज द disintegrated, it is a disintegrated part of rocks। तो सिंपल सा एक लाइन में आपको जवाब देना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सॉइल, द सॉइल इज द डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक इज नोन एज सॉइल। अब बेसिक सा आता है कि क्या सर सॉइल ऑर्गेनिक होती है और इनऑर्गेनिक होती है? तो सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो सॉइल ऑर्गेनिक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सर सॉइल तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है। भाई उस इनऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक भी हो सकती है, जो हम पढ़ेंगे आगे। अगर आपने भी नाम सुना हो तो पीट, है ना, मक, क्यूमुलस, दिस ऑल आर दी
organic soils. These all are the organic soil. So it consists of two parts: organic particles or organic minerals बोल सकते हैं, organic particles as well as inorganic particles. It consists of organic particles and inorganic particles. अब आता है बेसिक डिफरेंस के व्हाट आर दी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड व्हाट आर दी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. बड़ा बेसिक सा अगर हम बात करें तो मामूली सा आपका डिफरेंस होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल. ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं दे विल डिकम्पोज और डिग्रेड और बायोडिग्रेडेबल होते हैं. दीज आर दी ऑर्गेनिक पार्टिकल जो कि टाइम के साथ साथ दे विल डिकम्पोज. एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ ओके एडमिट हो गए. तो सेकंड अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि टाइम के साथ डिकम्पोज नहीं होते उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. तो सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल्स और बोथ इन नेचर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक के अंदर जो डिकम्पोज आएगा, तभी तो हम कहते हैं कि सर बियरिंग कैपेसिटी, अगर ऑर्गेनिक पार्टिकल होंगे तो बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बिकॉज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिग्रेडेबल और डिकम्पोजेबल. दे विल डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाते हैं. Inorganic particles they cannot be decomposed, or we can say it is a clay, silt, glass. ठीक है, these all are the inorganic particles जो कि डिकम्पोज नहीं होते. अगर आप बात करते हैं और थोड़ी सी बेसिक की चलते हैं तो व्हाट इज दी हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. तो द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज कार्ल वॉन टरज़ागी. तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, और ये हमें पता भी होना चाहिए. ही इज द कार्ल वॉन टरज़ागी. तो प्रॉपर नेम है इनका कार्ल वॉन टरज़ागी. कई सारे बच्चे को पता होगा कि सर उसको बोलते हैं कार्ल टरज़ागी, बट इज द फुल नेम इज कार्ल वॉन टरज़ागी. तो लिखिएगा the father of soil mechanics, the father of soil mechanics was Carl von टरज़ागी. Who is the father of soil mechanics? Carl von टरज़ागी. जल्दी से आ जाइए, सबसे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए फास्ट. कितने स्टूडेंट हुए कनेक्ट? चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. तो सॉइल अगर बात करें, इट इज द disintegrated part of the rock, or it consists of both organic as well as inorganic particles. और the father of soil mechanics was Carl von Terzaghi. अगर जनरलाइज में बात की जाए, अभी हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट है, अभी हम टेक्निकल पे आएंगे, उससे पहले पता चले कि सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल या हाउ दे आर फॉर्म्स. तो इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका, इसके बाद हम आते हैं अपना मेजर पोर्शन के ऊपर. अगर हम बात करें, ये कार्ल वॉन टरज़ागी हो गए जो हमारे फादर हैं. द फर्स्ट बुक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज which is the first book of soil mechanics. It is Erdbau Mechanic in 1925. तो पहली बुक जो सॉइल मैकेनिक्स की आई थी, और वो भी किनके द्वारा लिखी गई थी, is written by कार्ल वॉन टरज़ागी, इन्होंने लिखी थी, और the book name was Erdbau Mechanic in 1925. तो लिखिएगा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फर्स्ट बुक का नेम लिखिएगा Erdbau Mechanic 1925. Erdbau Mechanic in 1925. क्लियर हुआ सभी को? Erdbau Mechanic in 1925. It is the first book which is written by Carl von Terzaghi. तो एक बेसिक हायरार्की आपको समझ में आई कि क्या होता है आपका सॉइल. It consists of which kind of particles, and who was the father of soil mechanics, and which is the first book which is written by on the soil mechanics is Erdbau Mechanic in 1925. अब आते हैं अपन एक स्टेप ऊपर. यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप या डन करिएगा फास्ट. और कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं. उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पे, और द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन एंड द स्टडी ऑफ सॉइल, कई बहुत ही बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है. एक फर्स्ट वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, और which is known as pedology. pedology.
द फर्स्ट वर्ड इज पेडोलॉजी. तो पेडोलॉजी, लॉजी जो वर्ड इट इज कम्स फ्रॉम लोगोस. कहां से आया? इट इज फ्रॉम लोगोस. जैसे बायोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोनोलॉजी. ये लॉजी जो है लोगोस, इसका मतलब होता है आपका स्टडी. क्लियर है? इसको बिल्कुल बाइफरकेट करके देखिएगा. पेडो प्लस लोगोस, इट इज द पेडो प्लस लोगो इज अ सम ऑफ पेडो प्लस लोगो. पेडो मींस द अर्थ और वी कैन से सॉइल. तो पेडो बोलते हैं अर्थ या सॉइल को. पेडो कहा जाता है आपका सॉइल, और अर्थ को, अर्थ का मतलब वही आपकी सॉइल होती है. अर्थ या सॉइल इज नोन एज पेडो. एंड दी लोगोस, लोगोस वर्ड से लॉजी निकल के आया, और लोगोस को हम कहते हैं आपका स्टडी. तो कहीं भी देखते हैं बायोलॉजी, तो वो लोगोस क्या होता है? स्टडी. लिम्ब्रोलॉजी, तो लॉजी क्या है सर? स्टडी है. इट इज नोन एज स्टडी. तो समझ में आई क्या होगा? अपन ने इसको बाइफरकेटेड कर दिया, पेडो प्लस लोगोस, और लोगोस से ही बनता है लॉजी. तो द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज नोन एज पेडोलॉजी. तो हम क्या कह सकते हैं? अगर पेडोलॉजी अगर टर्म पूछी जाती है, बेसिक टर्म, क्या लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. स्टडी ऑफ सॉइल लिख दीजिएगा. द स्टडी ऑफ सॉइल इज known as pedology. The study of soil is known as pedology. तो study of soil को कहा जाता है pedology. Then the second basic term is pedogenesis. The next term is pedogenesis. तो लिखिएगा, this is the first term and this is your second term. Pedogenesis. और व्हाट इज पेडोजेनेसिस? किसी को पता है? यहाँ पे काफी सारे बच्चे आप लाइव हैं अभी. किसी को पता है व्हाट इज पेडोजेनेसिस? तो अगर बात करें पेडोजेनेसिस की, तो पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. हाउ द सॉइल्स आर फॉर्म, द प्रोसेस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. तो लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ soil formation is known as pedogenesis. ठीक है? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम कहा जाता है आपका पेडोजेनेसिस. तो दो बड़ी ही बेसिक चीजें. पेडोलॉजी इट इज द स्टडी एंड पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस. क्लियर हुआ सभी को? ये स्टडी है और ये आपका प्रोसेस है. तो बड़ा ही बेसिक अभी हम देखते जा रहे हैं, ताकि हमें उसका कोर पता चले कि हाँ क्या है सॉइल, कहाँ से ओरिजिन हुआ है और किस तरह से ओरिजिन होता है. हाँ बोलिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई स्टूडेंट? है ना? कोई भी डाउट हो, आप फ्री हैं, आराम से. आपके पास शायद ये एक्सेस भी है कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यू कैन आस्क एनीथिंग. ठीक है? और जैसे अपना क्वेश्चन पूरा हो, उसके बाद में उसको माइक को ऑफ कर लीजिएगा. ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बोलना है. ठीक है? आप बोल सकते हैं. पेडोलॉजी एंड पेडोजेनेसिस यहाँ पे हम करते हैं ओवर. अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. अब हम चलेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन तो हमें सर समझ में आ गया, दिस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. और पेडोजेनेसिस क्या है अगर और एलॉबरेट किया जाए, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. पेडोजेनेसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस व्हिच इज नोन एज जियोलॉजिकल साइक्लिंग. ठीक है ना? तो लिखिएगा, पेडोजेनेसिस is a cyclic process. It is a cyclic process. Pedogenesis is a cyclic process, which is known as geological cycle. अब ये जियोलॉजिकल साइकिल क्या है? हर एक वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज कमांड कब बनेगी किसी सब्जेक्ट पे? जब तक आपको हर एक वर्ड का बेसिक मीनिंग पता नहीं होगा, जब तक कमांड नहीं बन पाएगी. तो पेडोजेनेसिस तो पता चल गया सर, इट इज अ प्रोसेस इज नोन एज पेडोजेनेसिस एंड इट इज अ जियोलॉजिकल साइकिल. इट कंसिस्ट ऑफ, है ना? द पेडोजेनेसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस व्हिच इज नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल. या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे बेस्ट है, it consists of
इट कंसिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब इस जियोलॉजिकल साइकिल जो है इट इज ऑफ 4 स्टेप्स। भाई कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो एक जियोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करता है, और इस साइकिल के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल, एंड जियोलॉजिकल साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। अगर पहले स्टेप की बात करें व्हिच इज नोन एज weathering, the first step is known as weathering, the second one is the transportation, second step is transportation, and the third one is the deposition, and the fourth one is the upheaval, ठीक है। अब आते हैं कि सर ये बेसिक आपने 4 स्टेप लिख दी, और ये किसके अंदर है, इन जियोलॉजिकल साइकिल के अंदर ये आपकी स्टेप है, ये 4 स्टेप, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। तो कैसे इनको समझा जाए? तो स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए कैसे इनको समझा जाए। तो यहीं पे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा जिसके थ्रू हम इसको बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज करिए ये एक आपका जैसा कोई आपका एक अर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका माउंटेन हो गया, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं दिस इज नोन एज रॉक। क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज नोन एज रॉक, दिस इज नोन एज रॉक। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले स्टेप को समझेंगे जो लिखा हमने, वेदरिंग, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर। तो वेदरिंग का मतलब केवल यही नहीं मूवमेंट ऑफ एयर, पर सुनना है कि क्या होता है। और फिर वेदरिंग कितने तरह की होती है, आई कैन आल्सो डिटरमाइन दिस और डिफाइन दिस। द फर्स्ट वन इज द क्लियर हुआ, ये हुआ आपका वेदरिंग। वेदरिंग क्या हुआ कि सर कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर, लगातार मूवमेंट जब होगी, जब एयर आपकी मूव करेगी तो इट विल स्ट्राइक ओवर दी रॉक और एनी बैरियर। और ये बैरियर जो है वो क्या है, आपका रॉक जिसको बोल सकते हैं, माउंटेन है, कोई हिल है, जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली जब फ्लो कर रही है आपकी एयर या विंड स्ट्राइक करी, जिसके कारण क्या हुआ, दिस इज द डिसइंटीग्रेशन विल स्टार्ट्स। क्या हो रहा है आपका, डिसइंटीग्रेशन विल स्टार्ट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से क्या कहना चाहेंगे कि सर यहाँ पे इस डिसइंटीग्रेशन होने के कारण यहाँ से जो आपके पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉइल के पार्टिकल्स, दे आर कमिंग आउट। तो यहाँ से ड्यू टू द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन और ड्यू टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ विंड, यहाँ से पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इस डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल जो है दे विल ट्रेवल to a some distance or to a some extent which is known as the transportation। तो यहाँ पे जब ये क्या करेंगे सर, ये मूवमेंट होगा इन पार्टिकल्स का, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसे। ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ये मूव करके कहीं ना कहीं एक जगह पे आके ये स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज डिपोजिशन। तो ये सपोज करिए यहाँ पे आके आपके इकट्ठे हो गए, मतलब दे विल डिपॉजिट एट सम अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेड साइड, तो इसको बोलेंगे अपन डिपोजिशन। दिस इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन की अगर बात करें, डिपोजिशन की अगर बात करें तो डिपोजिशन के बाद फिर क्या होगा, हाँ हाँ, डिपोजिशन के बाद फिर क्या होगा आपका, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे एक जगह पे और ये एक हीप बना देंगे। द हीप इज नोन एज अपहीवल, ढेर लग जाना, इसको बोलते हैं अपहीवल। उनके कारण क्या होगा, एक हीप बन जाएगी, अपहीवल हो जाएगा, दिस इज नोन एज द अपहीवल, इज नोन एज द यहाँ पे क्या होगा आपका अपहीवल, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अपहीवल होगा। अपहीवल का मतलब होता है ढेर लग जाना। अब आपने सर स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो प्रोसेस है दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक फिनोमिना। तो साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब क्लोज लूप होगा तभी साइकिल कंप्लीट होगी। तो लूप क्लोज कैसे होगा, तो यहाँ से अगेन मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया,
अब आ गया साइक्लिंग समझ में? नहीं आया होगा, बिकॉज कैसे, सबसे पहले कोई इवेंट हुआ, कोई भी एजेंसी हुई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होने स्टार्ट हुए और ये ट्रेवल ट्रांसपोर्ट करे, उसको बोले ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह पे जाके दे आर स्टिल स्टेबल होंगे, वहां पे बोलेंगे इसको डिपोजिशन, और धीरे धीरे दे विल एक्यूमुलेटेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ हीप इज नोन एज अपहीवल। अपहीवल के बाद अगेन दिस विल फॉर्म अ रॉक, और अगेन वी कैन से इट विल फॉर्म अ माउंटेन, अगर हमने उसका यूज नहीं किया तो अगेन ये एक हीप को है, ये आपका रॉक की तरह एक पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद अगेन उसकी वेदरिंग होगी, तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो कई बार ये पूछ लेते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, और इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से हर कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे, गेट पे तो जब आएंगे, जब हम गेट के लिए हम क्वेश्चंस यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाला जो है वो थोड़ा सा टाइम बाद में आएगा, बिकॉज अभी तो बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो अभी और भी अगर सारे एग्जाम को कवर करते हुए चले, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। देखिए बताता हूँ यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है हु वाज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो वी कैन से कार्ल मॉन्टार्जागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। सेकंड वन, ये जितने भी क्वेश्चन से बता रहा हूँ, दिस इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी इज द study of soil mechanics is known as pedology, and pedogenesis is also asked in exam. It is the process of soil formation is known as pedogenesis. The next question is that this pedogenesis consists of a geological cycle, and it consists of four parts or four features बोल सकते हैं। तो weathering, transportation, deposition and upheaval, और इनका sequence भी आपको याद रखना है। It is also asked in the terms of sequence, ठीक है। It is also asked in terms of sequence. तो क्वेश्चन क्या पूछता है, what are the steps involved in the pedogenesis or in the geological cycle of the formation of soil? ये सारे steps है, weathering, transportation, deposition and upheaval. And the second thing is that arrange in their sequence, इनको sequence के अंदर भी आपको arrange करना है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, तो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आई विल डिस्कस, तो आपके साथ डिस्कस किया कि अभी तक कितना पढ़ा, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखे हैं, स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तब। गेटिंग पॉइंट? हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, तो नेक्स्ट के अंदर हम एक एक पॉइंट को लेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग की बात करेंगे। चलेगा, तो वेदरिंग बताइए। अभी हमने बताया था वेदरिंग होता है आपका डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को हम कहते हैं वेदरिंग। वेरी गुड। तो जो प्रोसेस होता है इसको बोल सकते हैं इरोजन भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन, वी कैन से इट इज इरोजन। इरोजन तो आपने सुना ही होगा 10th 12th के अंदर। इरोजन क्या होता है कि लगातार जो है फ्लो ऑफ एनी एजेंसी, जिसके कारण जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होंगे, दिस इज नोन एज इरोजन। सॉइल इरोजन जनरली आपने पढ़ा होगा। तो वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। एक मिनट रुक जाइए, एडमिट कर लेते, स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी। वेरी गुड। तो वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ इरोजन, और वी कैन से वेदरिंग और इरोजन आर द सेम थिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, disintegration disintegration of rock, disintegration of rock, weathering। weathering के बाद में weathering are classified in two types। अगर और थोड़ा सा हम चलें, अगर weathering को हम डिस्कस करना चाहें, तो weathering are classified in two types। it is classified in two types। two types की होती है weathering। the first one is the physical weathering and the second one is the chemical weathering। अब ये वेदरिंग समझ में आया सर, क्या होता है, रॉक का टूटना। डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज वेदरिंग एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, एंड the next one is the chemical weathering। the next one is the chemical weathering। then physical and chemical।
तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एज वेल एज द केमिकल वेदरिंग? तो क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल में? फिजिकल वेदरिंग में some physical agents are here to decompose, or we can say to disintegrate the rock. So what are those physical factors or components which is known as air, wind, water? ये सभी क्या है? ग्रेविटी. These are the physical agents जिनके थ्रू वेदरिंग होती है. तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में यू राइट, एग्जाम्पल के अंदर विंड लिख दीजिए. एयर या विंड एक ही बात है. विंड हो गया, वाटर हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज द ग्रेविटी. ग्रेविटी, ठीक है. these are the physical, okay? These are the physical parameters or physical agents which are capable to disintegrate the rock. अब जैसे कैसे सर? अभी हमने डायग्राम देखा था. उस डायग्राम के अंदर क्या देखा कि लगातार विंड के इफेक्ट से कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ विंड it will disintegrate a particular rock or in a hill or mountain. This is known as the agent, or which agent is known as wind. तो wind क्या है? फिजिकल एजेंट है. ये फिजिकल है, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें इसी तरह से वाटर की, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट, जैसे हिमालय हो गया या कोई भी आपका हायर एल्टीट्यूड जहां पे कोई रिवर फ्लो करे, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर से क्या होगा? उसमें से सेडिमेंट मतलब इरोजन होना स्टार्ट होगा, उसमें वेदरिंग होना स्टार्ट होगी, कुछ पार्टिकल्स सिंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे. दिस इज आल्सो अ एजेंट और फिजिकल एजेंट. नेक्स्ट ग्रेविटी. सडन क्या हुआ कि कोई सिस्मिक हुआ, सिस्मिक एक्टिविटी हुआ, अर्थक्वेक इसको बोलते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, इसके कारण क्या होगा? जो स्टोन्स है या जो भी पार्टिकल्स हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे हैं वो क्या होंगे? स्लाइड करके नीचे आएंगे. तो उनके स्लाइड करने से दे विल स्ट्राइक ओवर दी माउंटेन. तो स्ट्राइक करने से वो वहां से क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा. इट इज आल्सो अ फिजिकल एजेंट. तो विंड हुआ, वाटर हुआ, ग्रेविटी, दीज आर द फिजिकल एजेंट व्हिच इज कैपेबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक. डन हुआ. ये तो हो गया फिजिकल. अब बात आती है सर केमिकल. ऐसा कौन सा केमिकल है? तो बेटा केमिकल कुछ नहीं है. दीज आर दीज रिएक्शंस व्हिच आर इवॉल्वड इन द रॉक इटसेल्फ इज नोन एज द केमिकल एजेंट्स. So we can say what are those reaction? Oxidation, reduction, carbonation, ठीक है. Oxidation, reduction and carbonation, these are the basic reactions which are evolved in rock during the disintegration. These are the chemical agents. Oxidation chemical reactions कह सकते हैं. नोट करिएगा सभी स्टूडेंट्स. ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, कार्बोनेशन हुआ, हाइड्रेशन हुआ, these are the chemical agents. तो weathering is done by physical weathering, and the second one is the chemical weathering. Physical weathering is done by, these are the physical agents. These are the physical agents which are capable of disintegrate the rock, and next one, these are the chemical agents. These are the chemical agents which are used for disintegration of the rock. So these are the basically these are the reactions evolved during the disintegration. तो weathering done हुआ. weathering किसका पार्ट है? जियोलॉजिकल साइकिल का फर्स्ट पार्ट इज द weathering. बताइए यहाँ तक डन हुआ भाई? इतना पढ़ लिए, कुछ तो कमेंट करना बनता है ना. यस, नो, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए. काफी सारे हैं. श्रेयांश है, श्रेया, प्रज्वल, अनीशा, संदेश, प्रज्ञा, ठीक है. जितने भी, हाँ, गॉट इट सर, वेरी गुड, ठीक है. और कोई डाउट है किसी को जल्दी से पूछिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें नई ऐड होती जाएंगी. अगर आप स्टक रह गए पिछली वाली चीजों में तो वो लिंक्ड है सारी, ठीक है, लिंक्ड है एक दूसरे से. चेन पढ़िए आपने सर्वे के अंदर, चेन सर्वे का लिंक जो होता है एक दूसरे से लिंक होती है, उसी तरह की कहानी है यहाँ पे भी, लिंक्ड है सारी, ठीक है. गॉट इट सभी स्टूडेंट्स? तो अभी भी टाइम है अपने पास. अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क. और कई बार बोल चुके हैं आपको कि उस तरह से जैसा आपका यहाँ पे बड़ा ही एडवांस चीजें हैं कि आपको माइक अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि जनरली ऑनलाइन क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता. यही सबसे बेसिक चीजें हैं. तो यहाँ पे आपका माइक अवेलेबल है, अगर चाहे तो कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, ठीक है. और नहीं तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टर्म के ऊपर. बताइए. चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर. नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट तो सभी को क्लियर है सर, वेदरिंग. वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है. ट्रांसपोर्टेशन सभी को पता है कि एक जगह से दूसरे प्लेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे उसको ट्रांसपोर्ट करना, उस सॉइल या डिसेंटेड पार्ट को, दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. सेकंड बात करें डिपोजिशन, तो
क्या होगा कि दिस ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड एट सम प्लेसेस नोन एज डिपोजिशन और लास्ट वन इज द अपहीवल. These sediments are gathered at a particular location and formation of a heap or a large structure is known as the upheaval. तो यही जो पार्टिकल्स है सेडिमेंटेड पार्टिकल है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी जाकर रुक जाएंगे डिपोजिशन और रुकते रुकते दे विल फॉर्म अ हीप एक ढेर लग जाएगा दिस इज नोन एज योर अपहीवल. यहां तक क्लियर हुआ. अब आते हैं अपन एक स्टेप और आगे. ये सारा बेसिक हमने यहाँ पे देख लिया. अब आते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या कहना चाह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन सॉइल आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. अब देखिएगा ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं हम. देखिएगा अकॉर्डिंग टू देयर formation soils are classified in two types. अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमने जो सॉइल पढ़ी है इट इज नॉट ऑफ टू टाइप्स, इट आर ऑफ मेनी टाइप्स. कई तरह की सॉइल पढ़ी है सर, ये टू टाइप्स क्या है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अभी ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बाद वी कैन go through each of the soils. What are the soils available in all over India? We can discuss. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा चलिए वॉइस सभी को क्लियर है. वेरी गुड. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ब्रॉडली क्लासिफाई को सॉइल को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है. द फर्स्ट वन इज द transported soil and another one is a residual soil. So soils are broadly classified in two types. Soils are broadly classified in two types. The first one is the residual soil and the second one is the transported soil. But it is also asked in exams. ये जो मैं पॉइंट आपको यहाँ पे लिख दिया है इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम. ये भी पूछा गया है आपसे एग्जाम के अंदर. व्हाट इज रेसिडुअल सॉइल. तो वी कैन से रेसिडुअल सॉइल क्या होती है. वो सॉइल जो जहां से बनती है ओरिजिन मतलब पेरेंटल रॉक वहीं पे रिमेन्स रुक जाए आफ्टर द फॉर्मेशन इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल. रेसिड्यू होता है अपन जब चाय वाय बनाते हैं तो उस छलनी के अंदर जब हम चाय छानते हैं तो रेसिड्यू वहां पे रुक जाता है. दिस इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल. तो जिस पेरेंटल रॉक पे बनेगी वहीं पे ये स्टेबल हो जाए वहीं पे रुक जाए दिस इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल एंड it get transferred from one place to the another place. मतलब away from the parental rock मतलब वो जो rock जिसके थ्रू soil बन रही है is known as parental rock. उस parental rock से अगर away हो गया by any action, wind हो सकता है, water हो सकता है, gravity हो सकता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. This is the form of the transported soil. इसको बोलते हैं transported soil. डन हुआ. तो रेसिडुअल सॉइल के अंदर आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट if weathered rock material remains over the parental rock. If weathered rock material is remains over parental rock. Then understand this soil is known as residual soil. तो बड़े ही आसान सी चीजों में बड़ी आसान सी लैंग्वेज के अंदर हमें पढ़ना है क्योंकि हमें बेसिक क्लियर करने हैं. उसके बाद हम न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल के ऊपर आएंगे. जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम उसका मेन जो है वो हम अब वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. क्लियर हुआ सभी को. चलेगा. तो क्या बोला इफ वेदर्ड रॉक मटेरियल इज रिमेन्ड ओवर पेरेंटल रॉक. अगर वो रॉक मटेरियल वेदर्ड रॉक मटेरियल जो भी सॉइल है वो जिस भी रॉक से डिसइंटीग्रेट होकर बन रही है अगर वो उसी रॉक के ऊपर रुक जाए दिस इज नोन एज द रेसिडुअल सॉइल. देन व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल. अब तो सभी को समझ में आ गया होगा कि अब जो सॉइल है सर वो पेरेंटल रॉक से अवे फ्रॉम द पेरेंटल रॉक दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल बाय द एनी एजेंसी वाटर विंड और ग्रेविटी. देन तो लिखिएगा सेकंड के अंदर if weathered rock material is transported देखिएगा if weathered rock material is transported to some other place to some
other place away from parental rock by the means of air, water, and wind, या gravity, etc. is known as is known as transported soil. ट्रांसपोर्टेड सॉइल। डन। बताइए, कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि सर जो सॉइल है इट इज बेसिकली आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। पूरा आपको विजिबल है क्या बेटा? एंड तक विजिबल है या फिर कुछ वहां से आपका कट हो रहा है? एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। बिल्कुल विजिबल है। चलिए, वेरी गुड। डन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सॉइल को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इन टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द रेसिडुअल सॉइल एंड अनदर वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो पैरेंटल रॉक जहां से फॉर्मेशन हो उसी रॉक पे ऊपर रिटेन हो जाए, रुक जाए, दिस इज नोन एज द रेसिडुअल सॉइल। एंड अनदर वन इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो जिस प्लेस से जिस पैरेंटल रॉक से बनी है उससे अवे किसी भी एजेंसी के अंदर वाटर विंड हो सकता है, आपका ग्रेविटी हो सकता है, उसके थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जल्दी से एक बार डन करिए और कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे इसका मतलब फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, वेरी गुड। एक अनीशा ही है कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या हैं सारे के सारे ऑन करके छोड़ दिए क्या सारे? चलेगा, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे, क्योंकि आपके लिए बड़ी स्पेसिफिक रहेंगी जो आगे तक आपके काम आएंगी। और एक जनरल चीजें भी है कि जो टाइप ऑफ सॉइल है वो कितने तरह की टाइप ऑफ सॉइल है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के मोड पे वी आर क्लासिफाइड द टाइप ऑफ सॉइल। तो कई सारे आपने नाम सुनेंगे, तो उन्हीं सॉइल को एक करके हम डिस्कस करेंगे। बड़े ही बेसिक सी चीजों में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे अननेसेसरी, बिकॉज ये इट इज बेसिकली फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस और कंसेप्चुअल पर्पस। तो यहाँ पे अननेसेसरी थ्योरी पढ़ने का ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हमें चीजें पता होनी चाहिए कि जो सॉइल है वो किस तरह के, हाउ दे आर फॉर्म्स। तो टाइप्स ऑफ सॉइल को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर बात की जाए, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज alluvial soil. Have you heard about alluvial soil? alluvial soil सुना है कभी? alluvial soil, ये आप तो कॉलेज गोइंग है। कौन से ईयर के स्टूडेंट है बेटा आप? कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं सभी आप? क्या हुआ? अच्छा लिखे हैं, थर्ड ईयर के हैं, वेरी गुड। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपकी सॉइल तो आ चुकी होगी ना आपका सिलेबस के अंदर। पार्ट वन पार्ट टू अगर चलता है अगर आपके वहां, तो आपका सॉइल तो आ चुकी होगी। तो सॉइल का बेसिक तो चीजें आपको पता होंगी अनीशा, बेसिक चीजें तो आपको पता होंगी। तो वही बेसिक को हम थोड़ा सा एनहांस करेंगे। वेरी गुड, यस सर पता है। तो इसी बेसिक को हम एनहांस करेंगे और इस बेसिक को आप देखते हैं कि आपको कितना पता है और क्या क्या चीजें आपके लिए यूजफुल है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम उस पॉइंट से पढ़ेंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा था, वो शायद मे भी आपका हो सकता है कि कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हो। यहाँ पे अपन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे यहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज दी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल में सिंपल सी बात है, द सॉइल व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वाटर। तो वो सॉइल जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, दिस इज नोन एज द एलुवियल सॉइल। क्लियर हुआ? सभी को पता था ये या नहीं पता था? बताओ।
The fragmented sediments of rock is transported by water. तो लिखिएगा the fragmented sedimented particles of rock which is transmitted by which is transported by which is transported by water. तो हम क्या कह सकते हैं? The alluvial soil is transported by which it is transported by water. Water. तो इनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है alluvial soil का? सर वाटर है. The fragmented sedimented वही आपकी जो soil है जो कि उस rock से disintegrate हुआ है, तो वो fragmented sediments particles are transported by water which is known as the alluvial soil. तो alluvial soil की जनरली बात करें तो alluvial soil जो भी rivers होती है, rivers जो होती है वो alluvial soil को कैरी करती है. ठीक है, वो जो सॉइल कैरी करेंगे दी सॉइल आर नोन एज एलुवियल सॉइल. तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे पहले तो पूछता है कि एलुवियल सॉइल जो है भाई वो कैसे फॉर्म होती है? तो बाय वाटर. तो मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होगा? आपका वाटर होगा. सेकंड बात, ये जो एलुवियल सॉइल है ये सर ये जो एलुवियल सॉइल है कहां मिलेगी? इट इज फाउंड इन दी रिवर्स फ्लोइंग वाटर के अंदर मिलेगी. तो इट इज फाउंड इन दी रिवर्स, फाउंड at the bank of river बोल सकते हो, at the bank of rivers. बैंक भी हो सकता है आपका, बॉटम भी हो सकता है, इसको बोलते हैं. ठीक है, तो रिवर के थ्रू जो सॉइल फॉर्म होती है, रिवर के अंदर जो सॉइल फॉर्म होती है, these are known as the alluvial soil. ठीक है, these are known as the alluvial soil. तो बॉटम भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो. either it is found at the bottom or at the bank of the river. तो बॉटम में भी मिल सकती है रिवर के और बैंक में भी मिल सकती है. दिस इज नोन एज द alluvial soil. देन अब सेकंड सॉइल की बात करते हैं, lacustrine soil. The next soil is known as lacustrine soil. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ पे लिखिएगा lacustrine soil. lacustrine soil lacustrine soil बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कह सकें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ से हमने पूछ लिया कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर. तो एलुवियल सॉइल के ऊपर आता है. एलुवियल सॉइल आर दी वाटर ब्लोन सॉइल. इट इज फॉर्म्ड बाय द वाटर और इट इज ब्लोन ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर. इट इज फाउंड एट द बॉटम और द बैंक ऑफ द रिवर. बट if you say about the lacustrine soil, it is also a water blown soil. ये भी वाटर ब्लोन सॉइल बट इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स. तो कई बार क्वेश्चन पूछता है lacustrine soil are found at the बॉटम ऑफ दी लेक्स के बॉटम में आपको ये सॉइल फाउंड होती है. क्लियर हुआ सभी को? बताइएगा. सेकंड इसके अंदर क्या लेंगे? दीज आर डिपोजिटेड बाय द स्टिल वाटर. देखिएगा, दीज आर डिपोजिटेड इन द स्टिल वाटर. स्टिल वाटर जैसे पॉन्ड हुआ आपका, लेक हुआ आपका, ओशन हुआ, सी हुआ, दिस आर द स्टिल वाटर. बट अगर स्पेशली लिकस्ट्राइन सॉइल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो स्टिल वाटर मैंने बोल दिया, अगर स्पेशली आपसे पूछ रहा है कि लिकस्ट्राइन सॉइल, तो इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता है. इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द लेक, बॉटम ऑफ द लेक. इट इज आल्सो अ वाटर ब्लोन सॉइल. यहाँ पे अंडरलाइन लिखना है आपको, बॉटम ऑफ द लेक्स के बॉटम में, स्टिल वाटर के अंदर जो मिलती है लेक्स के बॉटम में, स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द लेक्स. ये स्टार मार्क करिएगा इसको. दिस इज द क्वेश्चन. बॉटम ऑफ द लेक्स, इसको बोलते हैं लिकस्ट्राइन सॉइल. इट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर. इट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर. क्लियर हुआ? बताइए, जल्दी से बताइए. अब आते हैं अपन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज नोन एज द मरीन सॉइल. है ना, मरीन ड्राइव आपके उधर तो है. ठीक है, डन हुआ? जल्दी से बताइए. डन. फिर आगे चले नेक्स्ट पे. कोई डाउट है तो बता दीजिए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए.
डन, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट एक्टिव है, बाकी सारे इनएक्टिव मोड में है क्या? अब आते हैं, नेक्स्ट वन इज दी मराइन सॉइल। Marine soils are found at the sea, ocean के जो bottom में मिलती है marine soil. It is also water blown soil और water transported soil ही होती है, इसको बोलते हैं marine soil. It is found in the sea, oceans, यहाँ जो मिलती है आपको it is known as the marine soil. Then what? तो लिखिएगा यहाँ आपके अंदर these are small, these are sand, silt and clay deposit. These are the sand, silt and clay deposits These are the sand, silt, and clay deposits by silty water or ocean water. ठीक है, लिखिएगा next. और it is found at the bottom of sea and ocean. ये important है. It is found at the bottom of sea and oceans. Sea और oceans के अंदर हमें found होती है. और it is also water blown soil है, water transported soil है आपकी. तो तीनों soil जो ये पड़ी, वो तीनों की तीनों soil, all soil are water deposited or deposited by water or transported by water. First one is the alluvial soil, the next one is the lacustrine soil, and the third one is the marine soil. Then हुआ, तो alluvial soil are found in the river bank or the bottom of the river, as well as the lacustrine soil are found at the bottom of the lake, and the last one is the marine soil. It is found at the bottom of the sea and oceans. Then तो ये जितनी भी सॉइल हुई, ये अभी तो स्टार्टिंग है बेटा. तो 16-17 टाइप की हम सॉइल पढ़ेंगे, जिससे आपको हर तरह की सॉइल की बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता चले. इसलिए यहाँ तक आपकी 3 सॉइल हुई. अब नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट वन इज द ग्लेशियल ड्रिफ्ट और टिल. द नेक्स्ट वन इज द ड्रिफ्ट स्लैश टिल. टिल जो है ये एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछ लेता है टिल से. टिल इज व्हिच काइंड ऑफ सॉइल? इट्स अ ग्लेशियल सॉइल. ग्लेशियल सभी जानते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल. ग्लेशियल का जब क्या होता है, पिघलना होता है. जब ग्लेशियर्स आपके पिघलते हैं, दे विल मूव विद सम अमाउंट ऑफ आइस. वो एक आइस के साथ मूव करते हैं. दिस आइस जो होती है, ये आपका क्या करेगी, एक फ्रिक्शन ड्रैग करेगी ओवर दी एग्जिस्टिंग रॉक, और उससे जो सॉइल का फ्रेगमेंटेशन होगा, उससे सॉइल का जो इरोजन होगा, दिस इज नोन एज द ग्लेशियल ड्रिफ्ट सॉइल. फॉर एग्जांपल पूछते हैं टिल. क्लियर हुआ सभी को? बताइएगा. तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. इट इज फॉर्म्ड बाय हिमालय रीजन्स के अंदर है ना. इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स. इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर एंड आइसबर्ग्स और ट्रांसपोर्टेड बाय आइस. अगर बात करें कि इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस. इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो मीडियम है, वो आइस है. जब आइस जो होगी वहां से क्या करेगी, या किसी भी कारण अगर सिस्मिक एक्टिविटी बोल दें, या फिर आपके टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण वहां से जो कुछ पार्ट अमाउंट ऑफ आइस वहां से पिघल के आएगी वहां से, तो दे विल ड्रैग अ फोर्स ओवर द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, और by this action of drag, this presented rock will disintegrate some amount of soil from it. It is known as the glacial drift. पूछते हैं कि ड्रिफ्ट किस टाइप की सॉइल है? इट इज आइस. इट इज फॉर्म्ड बाय द आइस और इट ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस. उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. और एग्जांपल जनरली पूछा जाता है यहाँ से. एग्जांपल पे अपने को मेजर फोकस करना है. कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है टिल या ड्रिफ्ट. Is which type of soil? Till or drift is the
ग्लेशियल सॉइल, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ आइस, ठीक है, और ग्लेशियल। क्लियर हुआ सभी को? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। हाँ, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। क्या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या? थोड़ा सा वॉइस आई, पूछिए, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो चलेगा। अब आते हैं कॉलिवियल सॉइल। द नेक्स्ट वन इज द कॉलिवियल सॉइल। एवरीथिंग इज ओके? अब नेक्स्ट वन इज कॉलिवियल सॉइल। तो ये कौन सा टाइप, कौन सा नंबर है सॉइल का? फोर्थ, अच्छा फिफ्थ आते हैं कॉलिवियल सॉइल। द फिफ्थ वन इज द कॉलिवियल सॉइल। ये जनरली तीन टाइप ऑफ सॉइल का एग्जामिनर पूछता है, एलिवियल, कॉलिवियल एंड इओलाइन सॉइल। ये तीन तो बड़ी बेसिक सी सॉइल है जो सभी आपको पता होगी अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है। पढ़ी है क्या अभी तक आपने? थर्ड ईयर वालों आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है? हाँ, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है आपने, बताइए, नहीं पढ़ी? अभी सेमेस्टर जो भी है आपका 6 सेमेस्टर होगा, पढ़ी है आपने, वेरी गुड। तो फिर आपको ये चीजें पता होंगी। तो थोड़ा सा अपन चलते हैं कॉलिवियल सॉइल के ऊपर। कॉलिवियल सॉइल की अगर बात की जाए तो कॉलिवियल सॉइल में लगेंगे, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो सॉइल बनती है इट इज नोन एज कॉलिवियल सॉइल। और इसका एग्जांपल पूछते हैं, इट इज नोन एज टेलस। TALUS, टेलस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलिवियल सॉइल। लिखिएगा, these are formed due to the action of gravity, or these are formed due to the action of gravity, action of due to the action of gravity, or we can say by the gravitational force, or we can say by the gravitational force, force। इसके थ्रू जो फॉर्म होते हैं इज नोन एज द कॉलिवियल सॉइल। ठीक है, ग्रेविटी अभी बता दिया मैंने आपको कैसे कि कोई भी सडन आपका चेंजेस देखने को मिले या आपका सिस्मिक एक्टिविटी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण कुछ पत्थर जो है ऊपर से वो स्लाइड होकर नीचे आने लगे, तो स्लाइडिंग जब होगी तो दे विल erodes, they will weather the particle or the rock which is present over that। तो वहां पे वो क्या करेगा, वेदरिंग करेगा उसके, और वहां से जो डिसेंडेड पार्टिकल होंगे वो आके नीचे आपके जमा हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द कॉलिवियल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हाँ हाँ, प्रज्वल क्या बोल रहे हैं सर? विच सॉइल इज दिस? फर्स्ट लाइन इज नॉट विजिबल। कॉलिवियल सॉइल नॉट विजिबल। कॉलिवियल सॉइल बेटा COLLUVIAL, COLLUVIAL, कॉलिवियल सॉइल। Such soil are deposited, right? Such soils are deposited वैली, बॉटम ऑफ द माउंटेन जिसको बोलते हैं वैली। वैली में आपको फाइंड आउट होगी तो यहाँ पे लिखेगा सच सॉइल आर डिपोजिटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन, इन द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन्स, दैट इज वी कैन से वैली जो होती है दो पहाड़ों के बीच की जगह, दिस इज नोन एज वैली। ठीक है, कुछ इस तरह से, दिस इज नोन एज वैली। तो यहाँ से जो सेडिमेंट्स आपके ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आएंगे, दिस इज नोन एज वैली। क्लियर हुआ? तो such soil are deposited in the lower parts of the mountain, we can say it is a valley। डन हुआ? चलेगा। अगर हम बात करें और देखो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं और जब आप क्वेश्चंस लगाए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कैसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी डाउट आता है आपका इन फ्यूचर, यू कैन फील टू कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज, सबसे बेटर रहेगा आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं उसमें आप मैसेज कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड इशू है तो भी बता दीजिए, और कोई टॉपिक से रिलेटेड इशू भी बता दीजिएगा अगर अभी आप जो नहीं पूछ पा रहे। ठीक है, हाँ हाँ सर, व्हाट इज आफ्टर ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बेटा, इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लिखा है आपका ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी स्लैश बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, such soils are deposited in the lower part of mountains, that is known as the valley। इसको बोलते हैं alluvial soil।
एग्जाम्पल पूछते हैं कॉलिवियल सॉइल का, तो एग्जाम्पल इज टैलस। टैलस बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। कॉलिवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक ये ग्रेविटी इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज नोन एज टैलस। तो साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बता जा रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं आता तब तक तो ऑब्जेक्टिव पे ही चलते हैं अपन, क्यों? जैसे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल की अपन डिस्कस करेंगे किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं और उनको सॉल्व भी करेंगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, कैलिची। द नेक्स्ट वन इज दी कैलिची सॉइल। ओके, नोटेड। प्रज्वल एंड अनीशा, क्योंकि दो ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी है तो काफी सारे। प्रज्वल एंड अनीशा, नोटेड। यस, वेरी गुड बेटा। अब आते हैं द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कैलिची। कैलिची किस तरह की सॉइल होती है? ये हो गया आपका सिक्स टाइप ऑफ सॉइल। तो काफी सारी सॉइल्स पढ़नी है हमें तो। कैलिची ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सुपर बेसिक तो पढ़ेंगे। कैलिची जो होती है सीमेंटेनियस सॉइल होती है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 रिच सॉइल होती है, इट इज सीमेंटेनियस सॉइल। प्रॉपर्टी होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी थी, मतलब ये कैल्शियम के साथ फाइन ग्रेन सॉइल, ऑब्वियस सी बात है। अरे जिसकी भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी दैट इज वी कैन से इट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, तो कैलिची के अंदर आप लिखिएगा, कैलिची के अंदर लिखिएगा इट इज सीमेंटेड सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज, ये ऊपर दिख नहीं रहा आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, रुको नीचे लिखता हूं मैं, है ना। हाँ, इट इज सीमेंटेनियस सॉइल rich in CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रिच इन किसमें होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स द कैल्ची सॉइल, सीमेंटेनियस सॉइल वो बोलते हैं कैल्ची सॉइल, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। डन हुआ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट दी एओलाइन सॉइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है आपकी, सेवन टाइप ऑफ सॉइल इट इज नोन, एंड सेवंथ टाइप जो सॉइल है वो एओलाइन, एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल नाम से समझ में आ रहा है, these are the wind blown soil, those soil which is transported by the action of wind, it is known as the aeoline soil। ठीक है, wind blown soil को बोलते हैं हम aeoline soil। देखिएगा, these soil are transported or deposited by wind, these soils are transported or deposited by the action of wind, wind। वो सॉइल जो कि विंड के एक्शन के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ विंड, जो सॉइल डिपॉजिट होती है, दिस नोन एज द एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल का एग्जांपल होता है लोएस। अगर बात करें एग्जांपल, तो ये एग्जांपल पूछा गया है आपको, तो कुछ चीजें जो अगर बात करें तो विंड पूछी गई, एओलाइन सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, और एग्जांपल इज लोएस। लोएस आर द विंड ब्लोन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल होती है, विंड ब्लोन सॉइल होती है, और इट इज आल्सो नोन एज, ये भी आपकी क्या है, विंड ब्लोन सॉइल इज आल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी आपको चार ऑप्शंस देंगे, चार टाइप के सॉइल देंगे, बोलेंगे व्हिच ऑफ दिस सॉइल इज नोन एज द कोलैप्सिबल सॉइल, तो लोएस्ट आर द कोलैप्सिबल सॉइल। लोएस्ट को क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल सॉइल कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा इट इज आल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल, इसके ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिएगा, इट इज आल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल, collapsible soil, loess are also known as collapsible soil। कहाँ फाउंड होती है लोएस? जो लोएस फाउंड होगी आपका राजस्थान के, अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि आप जानते होंगे, वहां पे आपको लोएस मिल सकती है, मिलती है। डन हुआ? तो जैसलमेर और बाड़मेर है राजस्थान के अंदर, या राजस्थान ही बोल दीजिए, अगर ब्रॉडली कहा जाए तो राजस्थान बोल दीजिए, वहां पे लोएस मिलती है, इट इज नॉन एज कोलैप्सिबल सॉइल। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो नेक्स्ट वन इज द लोम, लोमी सॉइल, और वी कैन से लोम।
ठीक है। नाइन्थ जो सॉइल है ये आपकी ये सेवंथ है तो एट्थ हो गई आप। द नेक्स्ट वन इज दी लोम, या वी कैन से लोमी सॉइल। लोम क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज नोन एज दी लोम। इट आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी कंटेन करती है आपकी लोम। तो लिखिएगा इसके अंदर, लोम के अंदर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज अ mixture of sand, silt and clay. It is a mixture of sand, silt and clay which may contain organic material also. इसके अंदर ऑर्गेनिक मेटल भी हो सकता है which may contain organic matter also. तो हमें तो यह पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, इट्स अ मिक्सचर होता है किसका, ये याद रखिएगा, सैंड, silt and clay. It is the mixture of sand, silt and clay. It is known as the loam. लोमी सॉइल या लोम क्या होती है? जो कि मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, डन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द क्यूमुलस और वी कैन से मक और पीट। ये सभी के सभी कैसी है? ऑर्गेनिक सॉइल है। तो राइट डाउन क्यूमुलस स्लैश मक और पीट इनके एग्जांपल है क्यूमुलस के। ये जितने भी नाम है ये सभी क्या है? दीज आर ऑल आर दी ऑर्गेनिक सॉइल्स और इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के डिकेइंग होने से बनती है, मतलब वेजिटेशन जब डिकम्पोज होगा, डिके होगा, तो उसके बाद जो सॉइल बनेगी दिस नोन एज द क्यूमुलस। इट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कह सकते हैं इसको। लिखिएगा दीज आर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स। लिखिएगा दीज आर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। दीज आर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ये कैसी होती है सर? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं फॉर्म ड्यू टू डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन। देखिएगा नेक्स्ट, फॉर्म्ड ड्यू टू डिकेइंग ऑफ vegetation under waterlogged area, under waterlogged area। जहाँ पे वाटर टेबल हाई होती है, जहाँ पे वाटर टेबल हाई होती है, जहाँ पे वाटर का आपका एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, वाटर लॉग्ड एरिया। जहाँ से अगर बात करें आपका सी कोस्ट जितने भी है, ठीक है, वहां पे इज फाउंड क्यूमुलस मक एंड पिट इज फॉर्म्ड ड्यू डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन अंडर वाटर लॉग्ड एरियाज। क्या वेजिटेशन का डिके होता है और वाटर लॉग्ड एरिया है, वाटर लॉग्ड एरिया से वहां पे ये आपको दिखेगी, वाटर लॉग्ड कंडीशंस कह सकते हैं। इट इज द क्यूमुलस मक एंड पिट। तो क्या पूछते हैं? दीज आर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। कैसी होती हैं ये? कैसी होती हैं ये? दीज आर दी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं। दीज आर दी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल फाउंड बाय द डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन। इट इज फाउंड बाय द डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन अंडर द वाटरलॉग्ड एरियाज। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा रखने हैं ध्यान, बिकॉज रिजल्ट्स इन एग्जाम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर जनरली। हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी हमें पता होना चाहिए कि सर कौन सा पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन हुआ। नेक्स्ट अपनाते हैं गुम्बो। दीज आर हाईली स्टिकी प्लास्टिक एंड डार्क कलर क्ले। नेक्स्ट आते हैं इट इज हाईली स्टिकी प्लास्टिक एंड डार्क कलर क्ले। ठीक है, इससे हाईली स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर क्ले इज नोन एज गुम्बो। कैसी होती है? हाईली स्टिकी नेचर की होती है, प्लास्टिक होती है,
एंड डार्क कलर क्लियर होती है। प्लास्टिक मतलब किसी भी शेप के अंदर उसको डिफॉर्म किया जा सकता है, दिस नोन एज द प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक का मतलब कहता है जो इट विल डिफॉर्म इन अ पर्टिकुलर शेप, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर हुआ? बताइएगा। डन। गुम्बो। गुम्बो के बाद आते हैं माल। माल भी पूछते हैं, MARL, दीज आर फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल। फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल को हम कहते हैं माल। ठीक है, MARL, माल। इट इज फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल is fine grain calcium carbonate soil of marine origin how they are formed. It is formed by the decaying of the dead animals cell. डेड एनिमल्स होते हैं उनके डिके करने से बनती है। बोला था अपने वेजिटेशन के डिके से बनती है आपकी क्यूमुलस मक एंड पिट ऑर्गेनिक सॉइल से के डेड एनिमल के डिकेइंग से बनती है, उनके सेल बॉडी सेल से वो बनती है जो होती है आपकी माल होती है। तो यू कैन राइट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बॉडी सेल्स ऑफ डेड एनिमल्स, ड्यू टू deposition of body cells of dead animals in oceans or anywhere, generally oceans में पाई जाती है, is found in oceans। ठीक है, is found in ocean। डन। बताइए माल। इतना नोट करने के बाद में डन करिएगा। सर एक सॉइल पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है यू कैन इजी टू आंसर, सभी का आप आंसर कर सके और सही आंसर कर सके। स्ट्रेंथ कम कैसे है? स्ट्रेंथ कम कैसे है? काफी कम स्टूडेंट, इतना ही आते हो क्या बेटा आप? नोट हुआ? करिए डन, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। मे भी मैच देखने गए, अच्छा मैच देख रहे हैं, इधर क्लास चल रही है उधर मैच देख रहे हैं। चलिए टफ की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज दी टफ। टफ जो होती है इट इज अ स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सिमेंटेनियस वॉल्केनिक एश। टफ की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी 12th नंबर। तो लिखिएगा टफ स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सिमेंटेनियस स्मॉल ग्रेन कॉमा स्लाइटली स्लाइटली क्या हुआ स्लाइटली simultaneous it is a small grain slightly simultaneous volcanic ash, इसको बोलते हैं टफ। डन। क्या होती है टफ? स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सिमेंटेनियस वॉल्केनिक एश। तो सिमेंटेनियस तो सर पहले भी पढ़ी थी, याद है कौन सा? सिमेंटेनियस सॉइल पढ़ी थी हमने, अगर आपको पता हो पहले भी, which is rich in calcium carbonate। कौन सी सॉइल थी? which is rich in calcium carbonate। याद आया कुछ? कैली सी सॉइल जो पड़ी थी, वैसे ही टफ होती है बट इट इज स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेनियस वॉल्केनिक एश होती है, इट इज नोन एज द टफ। टफ के बाद चलते हैं बेंटोनाइट। ये सभी ने नाम सुना होगा, बेंटोनाइट क्ले या बेंटोनाइट।
बताइएगा, बेंटोनाइट का नाम सभी ने सुना है? 13 इज बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्ले सुना है सभी ने? बेंटोनाइट क्या होता है? इट इज अ फाइन ग्रेन वॉल्केनिक एश। ठीक है, फाइन ग्रेन वॉल्केनिक एश। और इसका यूज क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज ड्रिलिंग मड भी कहते हैं। तो लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। सुना है? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिखिएगा बेंटोनाइट के अंदर these are fine grain volcanic ash। these are these are fine grain volcanic ash। ये कैसी होती है सर? ये फाइन ग्रेन वॉल्केनिक ऐश होती है विच इज नोन एज दी पेंटोनाइट्स। और यूज फॉर लुब्रिकेशन इन ड्रिलिंग। लुब्रिकेशन के अंदर यूज आती है। यूज्ड इन लुब्रिकेशन यूज इन लुब्रिकेशन एंड ड्रिलिंग। जो मेट्रो वेट्रो का काम होता है, हम ड्रिल करते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन के अंदर हम का यूज करते हैं बेंटोनाइट का। ठीक है। द 14th टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज लेटराइट। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सॉइल है लेटराइट। कई बार एग्जाम में जाती है, बेंटोनाइट हुआ, लेटराइट हुआ, ब्लैक कॉटन सॉइल हुआ, एलुवियल हुआ, कॉलिवियल हुआ, एलुआइन हुआ। these are the common soil which are asked in exams। the next one is the laterite। बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है लेटराइट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन बताएंगे कि लेटराइट जो होती है इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग। लीचिंग से बनती है। पूछता है these soil are formed due to leaching action। तो लिखिएगा these soils are formed due to leaching। लीचिंग क्या होता है? किसी को पता है लीचिंग? लीचिंग एक्शन क्या होता है? भाई सॉइल पढ़ चुके हो, लीचिंग पता है तो जल्दी से बताइएगा कि व्हाट इज लीचिंग। व्हाट इज लीचिंग? फास्ट। चाहे कमेंट करो, चाहे वॉइस को कैसे करना है आपको, कैसे बताना, जल्दी बताइए। लीचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और लीचिंग कहाँ पे होगी? लीचिंग होगी आपकी हेवी रेनफॉल एरियाज के अंदर। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इन फाउंड इन हेवी रेनफॉल एरिया। हेवी रेनफॉल एरियाज, वी कैन से नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आपको होता है जहाँ पे मणिपुर में सेवन सिस्टर्स जो है, मणिपुर मेघालय, ठीक है, मिजोरम वगैरह, उस साइड जहाँ पे आपकी हैवी रेनफॉल होती है, उस एरियाज के अंदर वी कैन से लेटराइट आर इजीली फाउंड, लेटराइट आर जनरली फाउंड। ठीक है, हैवी रेनफॉल रीजन से, हैवी रेनफॉल एरियाज के अंदर। बट इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग। तो पूछता है कई बार कि लीचिंग से जो सॉइल बनती है इट इज नोन एज द लेटराइट। दो सॉइल व्हिच इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग और बाय द लीचिंग प्रोसेस नोन एज लेटराइट। अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का भी? किसी का आंसर अभी तक नहीं आया कि व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग या व्हाट इज द टर्म लीचिंग मींस? लीचिंग का मतलब होता है कि इन हैवी रेनफॉल एरियाज में कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है। उन कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर के थ्रू क्या होता है कि सिलिका कंपाउंड आपके रिमूव हो जाते हैं और आयरन और एल्यूमिना कंपाउंड रह जाते हैं। तो कंटीन्यूअस जब एक्शन होता है, वाटर जब उसमें से सॉइल मास में से सीप करने लग जाए, पर्कुलेट करेगा, तो उसमें दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। बाय द कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज लीचिंग। डन हुआ सभी को? कोई डाउट है? बताओ। डन हुआ? वेरी गुड। तो क्या होगा जब लगातार वाटर उसमें से सीप करेगा, तो जिसके कारण सिलिका के कंपाउंड्स वॉश आउट हो जाएंगे और एल्यूमिना और आयरन के कंपाउंड्स में एक्यूमुलेट रहेंगे। तो दिस कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर in which some compounds are removed or washed out is known as the leaching, and the leaching is the formation of laterite, the main cause or main formation of laterite. And the last one is a very important soil which is known as the black cotton soil। बड़ी ही ज्यादा दिक्कत है इस ब्लैक कॉटन सॉइल के साथ। और ये आपको रिसेंट ट्रेंड में भी आपको पता होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, क्या दिक्कत है, हाउ दे आर फॉर्म्ड और व्हाट आर दी safety measures during the construction over a black cotton soil, foundation over a black cotton soil। So last one is the 15th I think। very good, 15th। अगर बात करें 15th की, the 15th one is the, नीचे लिखना होगा नहीं तो दिखेगा नहीं, है ना? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक
कॉटन सॉइल, इसको बोलते हैं काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल की, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर बात करें तो फॉर्म्ड इट इज फॉर्म्ड बाय which type of rock or which kind of rock, तो basalt और trap ये किससे बनती है? It is formed by the basalt and trap, these are the igneous rocks। आपने बीएमसी पढ़ी होगी, जियोलॉजी पढ़ी होगी, जिसके अंदर बताते हैं igneous हुआ, मेटामॉर्फिक हुआ, सेडिमेंट्री हुआ, तो उसी का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं आपका, या एग्जांपल बोल सकते हैं, which is known as the basalt and trap। ठीक है, basalt और trap are the igneous rock। तो इन igneous rock, इन basalt और trap से बनती है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज हाईली एक्सपेंसिव इन नेचर, एक्सपेंसिव इन नेचर होती है, और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है इट विल एक्सपांड और वी कैन से स्वेल, और जैसे ही जब आप वाटर का इवेपोरेट होता है दे विल श्रिंक। वॉल्यूम क्या होता है? रैपिड इसका वॉल्यूम का रिडक्शन और चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज और रिडक्शन जो देखने को मिलते हैं वो आपको रैपिड मिलते हैं। तो इस रैपिड चेंज ऑफ या रिडक्शन की अगर बात करें तो ये रीजन होता है कि इट इज अनसुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन फॉर द ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सर अगर बात करें कि काफी कोई एक ऐसे इंडिया के अंदर कई सारे रीजन्स हैं जहां के अंदर आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। हाँ, अजंक्य, अब देखो अभी तक आ रहे हैं स्टूडेंट। चलिए अगर हम बात करें ऐसे सर कई सारे रीजन्स हैं इंडिया के जहां पे हमारे को ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, तो वहां पे फिर क्या करना चाहिए? तो उन ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर बात करें तो वहां पे हमें फाउंडेशन तो बनानी होगी, बिकॉज कोई भी सॉइल है फाउंडेशन तो बनेगी, बट फाउंडेशन वेरी कर जाएगी, जनरल फाउंडेशन नहीं बनती, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल है, वॉल्यूम चेंज होता है इसके अंदर, तो एक्सपेंशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो सर ऐसा क्या रीजन है? व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन और स्वेलिंग और श्रिंकेज का रीजन क्या है? तो वो रीजन है आपका एक क्ले मिनरल, इस क्ले मिनरल को बोलते हैं मोंट मोरेनाइट मिनरल। कौन सा बोलते हैं? मोंट मोरेनाइट मिनरल होता है जो कि रिस्पांसिबल होता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। डन हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें उस मोंट मोरेनाइट मिनरल की वजह से या उस ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर हम किस तरह की फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है? तो अंडर रीम्ड पाइल आर डिजाइंड, अंडर रीम्ड पाइल हम डिजाइन करते हैं उस ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन सी पाइल? अंडर रीम्ड पाइल। तो ये किस तरह की होती है? इट्स अ टाइप ऑफ अ डीप पाइल। डीप पाइल का एक टाइप है जिसके अंदर एनलार्ज बेस और बल्ब होता है, इसको बोलते हैं अंडर रीम्ड। एनलार्ज बेस होता है, बल्ब इसको बोलते हैं अंडर रीम्ड। ये हम पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन के अंदर, जब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो उसके अंदर पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन, या तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो बेसिक समझ में आया ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में सभी को। तो लिखना है इसके अंदर ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर, ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी डेंजरस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखिएगा, ब्लैक cotton soil is very dangerous for the formation of structure। जहां तक होता है हमें इसे अवॉइड करना है, ऐसी जगह फाउंडेशन अवॉइड करनी है। पर सर अगर बहुत ही लार्ज एरिया के अंदर तो अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर उसमें क्या करना है कि टॉप जो लेयर है उसको रिप्लेस कर देना है अनदर टाइप ऑफ सॉइल से। अगर सर वो भी पॉसिबल नहीं है तब जाके फिर हम क्या करते हैं? अंडर रीम्ड पाइल का यूज करते हैं। तो अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर हम अंडर रीम्ड पाइल का यूज करते हैं। देखिएगा, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज द main disadvantage of black cotton soil is it goes excessive swelling and shrinkage. It goes excessive swelling and shrinkage। excessive swelling और shrinkage होता है इसके अंदर। ठीक है, due to the presence of clay mineral। रीजन क्या है? रीजन है सर due to the presence of clay minerals which is known as Mont Morillonite mineral। कौन सा है भाई? Mont Morillonite mineral।
ये क्ले मिनरल है। अभी क्ले मिनरल्स बेटा बहुत तरह के होते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा है मोन्टमोलाइट, एलाइट भी होता है, केओलिनाइट भी होता है, आपने पढ़ रखे होंगे। तो हम क्ले मिनरल्स के अंदर पढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स एक चैप्टर पढ़ेंगे जब हम उसको डिस्कस करेंगे। वो तीनों टाइप के मिनरल्स और इनको भी अपन थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे किस तरह का बॉन्ड होता है और मोन्टमोलाइट मिनरल कहाँ-कहाँ फाउंड होता है। तो एक तो आपको समझ में आएगा ब्लैक कॉटन सॉइल में और बेंटोनाइट सॉइल में भी आपको ये मोन्टमोलाइट मिनरल देखने को मिलता है। बेंटोनाइट सॉइल में भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल जो प्रॉपर्टी जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज किससे आती है? इस क्ले मिनरल, इसको बोलते हैं मोन्टमोलाइट मिनरल की वजह से आती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक नोट करके डन करिएगा। ये जो प्रॉपर्टी है हमको देखने को मिलती है सर, एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कम्स by the presence of a clay mineral which is known as montmorillonite mineral। तो ऐसा नहीं है केवल एक ही मिनरल है, और भी मिनरल होते हैं, एलाइट भी होता है, केओलिनाइट भी होता है, बट वो डिस्कस करेंगे हम जब क्ले मिनरोलॉजी जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पर इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज फॉर्म ड्यू टू बेसाल्ट। इट इज फॉर्म, देखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय basalt and trap, basalt and trap, these are the igneous rock, these are the igneous rock है, these are the igneous rock। rock तीन तरह के होते हैं, metamorphic, sedimentary and igneous। तो igneous rock है, basalt and trap are the igneous rock। और generally under rim pile, generally under rimmed, REAMED, under rimmed piles are used, कौन सी पाइल यूज करते हैं? अंडर रिम्ड पाइल यूज लेते हैं। किस तरह की होती है सर ये अंडर रिम्ड पाइल? अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह की होती है, एनलार्ज बेस या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है अंडर रिम्ड। तो मल्टी होती है, सिंगल बल्ब होता है, मल्टी बल्ब भी होता है। ठीक है, तो अंडर रिम भी दो तरह की होती है, सिंगल बल्ब और मल्टीपल, दोनों मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये होती है अंडर रिम्ड पाइल। तो ये क्या कर देगी, यहाँ पे जो सॉइल होगी उसको कन्फाइन कर देगी, जबकि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, बट इसको इन डायरेक्शन में एक्सपांड नहीं होने देगी। केवल एक डायरेक्शन रहेगा जिसमें वो एक्सपांड करेगी, बाकी सारे डायरेक्शन को रिस्ट्रेन कर लेगी। ना तो बैक में हो पाएगा ना टॉप बॉटम, सिर्फ केवल एक डायरेक्शन में। तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि अंडर रिम क्या करती है, यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उसको कन्फाइन कर देती है, और पूरा जो ये सॉइल मास है, होल सॉइल मास विल एक्ट एज, ये होल सॉइल मास जो है इज एक्ट एज अ पाइल। ये पूरा का पूरा सॉइल मास ये पाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर, इसके बीच में कन्फाइनमेंट हो जाएगा सॉइल का। तो सेम कंसेप्ट इसमें भी रहेगा कि इसके बीच में क्या होगा, जो सॉइल होगा उनका कन्फाइनमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सॉइल मास इट विल एक्ट एज अ सॉलिड पाइल, इट विल एक्ट एज अ सॉलिड पाइल। तो ये होती है, दीज आर नोन एज द अंडर रिम पाइल। इसके अंदर अगर बात करें, इट इज नोन एज द शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट, और इसको बोलते हैं बल्ब, बल्ब। ठीक है, इसका डायमीटर था बी और इसको बोलते हैं, इसका डायमीटर था बी, और इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी। बी जो होगा आपका इस तरह से लिखिए, बी इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी। ये शाफ्ट का कितना होता है? ये सर शाफ्ट का 1.5 टाइम्स होता है बल्ब का डायमीटर। इट इज द डायमीटर ऑफ द बल्ब, जो क्या होगा, कितना टाइम्स होगा? इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ बी होगा। डन हुआ? क्लियर सभी? अगर वो बात करें इसके अंदर तो लिख सकते हैं बेसाल्ट और ट्रैप से बनती है, और अंडर रिम पाइल जनरली यूज की जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसिव सॉइल। लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा इसके अंदर, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंसिव सॉइल। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज इस पे, एक तो एक्सपेंसिव सॉइल और एक कोलैप्सिबल सॉइल। दूसरा, किस तरह की फाउंडेशन अंडर रिम पाइल और बेसाल्ट और ट्रैप जो होते हैं
इसके से बनाई जाती है आपका ये ब्लैक कॉटन सॉइल। डन हुआ, इसको नोट करके डन करिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ये हो गया आपका बेसिक। अब आएंगे अपन प्रॉपर्टीज पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज। यहीं से आपकी अगर बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट होती है यहाँ से। तो यार याद रखिएगा, एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल को, कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं लोएस्ट को। अंडर रिम्ड पाइल जनरली यूज की जाती है, और इट इज फाउंड बाय द बेसाल्ट और ट्रैप। दीज आर द जनरल टाइप ऑफ igneous rock which is responsible for the formation of black cotton soil। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर और बात करें, इट इज अ डिसएडवांटेज होते हैं बिकॉज इट विल एक्सेसिव स्वेल और श्रिंक। swelling और श्रिंकेज भी होता है due to the presence of a clay mineral which is known as the montmorillonite clay mineral। इसके कारण क्या होता है, ये एक्सपेंसिव और स्वेलिंग बिहेवियर को शो करती है। जनरली इसको अवॉइड करेंगे, बट कई प्लेसेस पे लार्ज एरिया के अंदर या लार्ज बेल्ट के अंदर ये अवेलेबल है, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैट होल एरिया, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फाउंडेशन, pile foundation which is known as the under ream pile, or these are some under ream pile which are drawn, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करी सामने। जो बल्ब जो दिख रहा है, बल्ब लाइक इज अंडर रिम तक, तो सिंगल बल्ब है और एक दूसरा जो है मल्टी बल्ब है। तो दोनों पाइल आपके सामने बना रखी, दो ही तरह की होती है, इनका डेरिवेशन वगैरह भी हम आगे करेंगे, पर अभी यहाँ पे इतना ही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, हो गया, कमेंट भी आ गया है, वेरी गुड, फनिश डन। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट, और वी कैन से द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, बिकॉज यहाँ से आपका सॉइल मैकेनिक्स का बेस स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से। तो लिखिएगा यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड वो तो इंट्रोडक्शन था बेसिक। अब आ गया यूनिट नंबर सेकंड व्हिच इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मैं देखो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्या क्या टॉपिक्स जो कि हम इसमें कवर करते हैं या कवर किए जाएंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो पूरे सॉइल मैकेनिक्स में जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टी से। क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ेंगे वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, डेंसिटी, ठीक है, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सैचुरेटेड वेट और ड्राई वेट, बल्क वेट, सारे के सारे। और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे ओवन ड्राई मेथड। सुनते रहिएगा बिल्कुल आराम से, ध्यान से, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको सुनोगे उतना अच्छे से आप आगे समझ पाओगे। तो पूरा एक चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है अगर हम बात करें। बाकी सभी चैप्टर इससे फिर छोटे हैं, कंसेप्चुअल तो सारे हैं सारे हैं, बट एक बेस जो है वो यहीं से आपको बनने वाला है। तो सुनते रहिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले अगर बात करें तो वो सुनिएगा। हाँ, क्या हुआ? सबसे पहले अगर बात करें तो सारी प्रॉपर्टीज, वॉइड रेशियो हुआ, पोरोसिटी हुआ, वाटर कंटेंट हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हुआ, यूनिट वेट हुआ, और जितने भी डेंसिटीज हुई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई, ये सभी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज में आती है। सेकंड अपन पढ़ेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कि पोरोसिटी, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या रिलेशन होगा, या वॉइड रेशियो और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन होगा। तो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है गेट के अंदर, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स में डन है। यहाँ से न्यूमेरिकल था, अब की बार गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर। यहाँ से आपने दिया होगा गेट, कल रिजल्ट भी आया है, अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रॉपर्टी से। हमेशा यहाँ से 1-2 नंबर का आया, 1 नंबर या 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डन है, फिक्स है यहाँ से। तो उस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होता है। पूरे सॉइल मैकेनिक्स सबसे सिंपल क्वेश्चन ही वो होगा अगर आपने प्रॉपर्टी से ढंग से पढ़ी है, हर एक पार्ट को हमने समझा है तो। उसके बाद आता है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के मेथड, जो आपने कॉलेज में आप जा ही रहे हैं, आपने कॉलेज में पढ़े होंगे वाटर कंटेंट के मेथड। ओवन ड्राई हो गया, पिक्नोमीटर हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, अल्कोहल मेथड हो गया, टॉर्जन बैलेंस मेथड हो गया, इंफ्रारेड मेथड हो गया। दीज आर दी certain method which is used to determining the water content। इसी तरह से यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के मेथड पढ़ोगे। कौन कौन से मेथड होते हैं? सैंड बाथ मेथड होता है,
सेंड रिप्लेस नॉट सेंड बाद, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है, कोर कटर मेथड होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। ये सारे मेथड आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद एक स्टेप हम आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज रिलेशनशिपों के सारे मेथड्स पढ़ लिए। उसके बाद हम आते हैं आपके कंसिस्टेंसी लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कह सकते हैं इनके अंदर भी, कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, कंसिस्टेंसी लिमिट की अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी लिमिट में सुनिएगा क्या क्या चीजें होती हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर हम पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ये सारी लिमिट आपने सुनी होगी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, सभी से क्वेश्चन आता है। प्लास्टिसिटी चार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे आपका। और उसके साथ में इंडेक्सेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इंडेक्सेस में। अगर बात करें प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स अपन यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद में उन इंडेक्स की अगर बात करें तो फिर अपन कंसिस्टेंसी लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच रिलेशनशिप, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, ये सभी देखेंगे। सेंसिटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिविटी देखेंगे। एक्टिविटी देखेंगे, थिक्सोट्रॉफी देखेंगे, कोलैप्सिबिलिटी देखेंगे। दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। तो क्लियर हुआ सभी को? बताओ सभी को क्लियर हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ? सभी को क्लियर हुआ? बताइएगा। यस, वेरी गुड। तो अब हम देखें यहाँ पे आपका सबसे पहला, किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में से सबसे पहले हमें बेसिक एक फेज डायग्राम पता होना चाहिए। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम क्या होता है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन व्हिच द डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉइल्स आर डिराइव्ड। इसके अंदर डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉइल क्या करेंगे? हम डिराइव करेंगे। तो फेज डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा यहाँ पे फेज डायग्राम। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टॉपिक इज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम या जिसको बोल सकते हैं फेज सिस्टम भी बोलते हैं, फेज सिस्टम। तो फेज सिस्टम जो होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा का पूरा बेस इस डायग्राम से रिलेट करके आप आगे कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इट इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है आपका थ्री फेज डायग्राम या थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। एंड अनदर वन इज द टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम। अब ये थ्री फेज या टू फेज सिस्टम का मतलब क्या है सर? थ्री फेज सिस्टम का मतलब है जिसमें सॉइल प्लस वाटर और प्लस एयर हो, मतलब तीन फेजेस होने चाहिए, तीन पैरामीटर्स या तीन क्वांटिटी या तीन टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, तो वो थ्री फेज सिस्टम होगा। तो भाई पढ़ रहे हैं अपन सॉइल है तो सर सॉइल तो बेसिक सी बात है, सॉइल तो इसमें होना ही होना है। तो बाय डिफॉल्ट सॉइल तो होना ही है इसके अंदर। तो सॉइल भी होती है इसके अंदर, सेकंड वाटर भी होता है इसके अंदर, और इट कंसिस्ट ऑफ एयर। तो तीन पैरामीटर हो गए। द फर्स्ट वन इज द सॉइल, द सेकंड वन इज द वाटर एंड थर्ड वन इज द एयर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ थ्री फेज सिस्टम, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। डन? आई बात समझ है सभी को? इट इज नोन एज द थ्री फेज सिस्टम। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इज नोन एज अ टू फेज सिस्टम। तो सर सॉइल तो बेसिक पैरामीटर है क्योंकि सॉइल की कोरस्पोंडिंग सब चीजें हमें डिराइव करनी है, डिफाइन करनी है। A two-phase system is also consist of two parts. ये again it consists of two parts. ये सब parts इसके हैं। पर उन टू पार्ट की अगर बात करें जाए, उन टू पार्ट की अगर बात की जाए आपसे, तो उसके अंदर भी देखें तो फर्स्ट वन इज दी सॉइल और प्लस वाटर कर दे, और सेकंड के अंदर सॉइल प्लस एयर कर दे। तो टू फेज सिस्टम टू टाइप्स का होता है, और ये थ्री फेज सिस्टम भी आपका थ्री टाइप का होता है, मतलब तीन पैरामीटर्स होंगे और इसमें आपके कितने होंगे? सब दो दो पैरामीटर्स होंगे। तो इट इज अ कॉल्ड टू फेज सिस्टम, इट इज कॉल्ड थ्री फेज सिस्टम। अब बात समझ में आना है कि सर डायग्राम ड्रॉ करना है, इस फेज सिस्टम को ड्रॉ करना है, उस फेज सिस्टम से कई सारे पैरामीटर्स, कई सारी वैल्यूज निकलेंगी, कई सारे कंसेप्ट निकल के आएंगे। तो पहला ड्रॉ करते हैं अपन थ्री फेज सिस्टम। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ थ्री फेज सिस्टम। पहला नोट करिएगा और नोट करने का डन करिएगा, तभी अपन आगे चलेंगे।
ठीक है। डन हो गया, वेरी गुड। अब अपन आते हैं फर्स्ट वन पे। द फर्स्ट वन इज द थ्री फेज सिस्टम। तो लिखिएगा हेडिंग थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम की अगर बात करें तो इस थ्री फेज सिस्टम में देखिएगा थ्री पार्ट्स होंगे। थ्री फेज सिस्टम मतलब सर इसमें थ्री पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्या बनाता हूं मैं आपको, इधर कुछ अपन लिखेंगे। लेंगे यहाँ पे अपन बात करते हैं द फर्स्ट थिंग इज सॉइल या अर्थ इसको कहते हैं। यहाँ पे होगी आपकी सॉइल। पहला जो अपन ने बात करी है आपकी है सॉइल। सॉइल के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं वाटर। सॉइल के बाद होगा आपका वाटर एंड द टॉप मोस्ट इज एयर। यहाँ पे होगी आपकी एयर। तो सॉइल और सॉलिड्स, सॉइल को हम कह सकते हैं सॉलिड्स भी कहते हैं, सॉलिड्स, सॉइल और सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉइल प्लस वाटर प्लस एयर, तो थ्री फेज सिस्टम हो गया जिसके अंदर सॉइल भी होगी, एयर भी होगा, वाटर भी होगा। दिस इज नोन एज द थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज मतलब थ्री थिंग्स होगी, सॉइल वाटर एंड एयर। ऐसा कहीं देखा है जहाँ पे अगर आपने कभी देखा हो सबसे पहले कि एयर निकल रही है, फिर हमने खड्डा खोदा, फिर उसमें से पानी निकला, फिर सॉइल निकला? नहीं सर, ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने कहीं? तो केवल ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। उस सॉइल मास के अंदर वाटर भी होगा और एयर भी होगी, वो सब मिक्स्ड होगा। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, तभी तो इसको फेस सिस्टम बोला है। इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें सॉइल सॉलिड्स को, फिर वाटर को, फिर एयर को हमने ऐसे अरेंज कर दिया है। तो जिसके अंदर आप सुनिएगा, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जिसके अंदर सॉलिड्स भी हो, मतलब सॉइल भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, तो किस टाइप ऑफ सॉइल होगी? वो ड्राई होगी, सैचुरेटेड होगी, या पार्शियली सैचुरेटेड होगी? बताइएगा वो किस तरह की सॉइल होगी जिसके अंदर सर वाटर भी है, एयर भी है और सॉलिड्स भी, मतलब सॉइल भी है। तो इट इज अ विच टाइप ऑफ सॉइल? कौन सी टाइप ऑफ सॉइल होगी? सैचुरेटेड होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी, या ड्राई होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पास्ट, वेरी गुड। पार्शियली सैचुरेटेड, वेरी गुड। तो थ्री फेज सिस्टम, पहला ही क्वेश्चन, थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो सॉइल होती है वो किसके अंदर? इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर, पार्शियली पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है जिसके अंदर कुछ वाटर, कुछ एयर और सॉइल तो होगी, उसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर बात करें इसको थोड़ा सा डिराइव करने की, तब डिराइव करने का देखिएगा कि यहाँ पे एक एंड पे हम लिखने वाले हैं आपका वॉल्यूम और एक एंड पे लिखने वाले हैं आपका वेट। यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये भी हो गया वॉल्यूम और दिस इज आल्सो वॉल्यूम। अगर हम बात करें ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ water, and this volume is represent the volume of solids. And here we can write another parameter solid, weight। अब यहाँ पे लिखेंगे weight, एक एंड पे लिखेंगे weight of solid, the next one is the weight of water, and the next one is weight of air। क्योंकि हम थोड़ा डेरिवेशन के थ्रू चलेंगे अब, क्योंकि अब अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है, डेरिवेशन के थ्रू हम यहाँ पे चलेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा थ्री फेज सिस्टम में जो सॉइल मास होता है वो किस स्टेट में होगा? पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट, जिसके अंदर सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। सेकंड हमने बोला कि सर इसके एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। राइट हैंड साइड लिखा है वॉल्यूम और लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वेट।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है तो VS, वॉल्यूम वाटर तो VW, और वॉल्यूम ऑफ एयर तो VV हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया तो VA हो गया। इस तरह वेट है तो वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। अब आता है आपका कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा थ्री फेज सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कैपिटल P, टोटल वॉल्यूम इज नोन एज कैपिटल P, ठीक है। कैपिटल V को बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम इज कंसिस्ट ऑफ, टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इट कंसिस्ट ऑफ summation of all the volumes which are written on the right hand side of the three phase diagram. So volume of solid, volume of water and volume of air. तो total volume क्या होगा, volume of solids, volume of water plus volume of air। उससे important बात क्या है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो है वॉल्यूम वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको बोलते हैं इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा इस थ्री फेज सिस्टम का, इस थ्री फेज डायग्राम का या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का, तो हम कह सकते हैं कि VS प्लस VV होगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, VS प्लस VV। ये जो VV है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेरिवेशन जब भी आप करोगे इट्स अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर का सम होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर का सम होता है। टोटल वॉल्यूम तो आपका आ गया VS प्लस VV। डन हुआ, टोटल वॉल्यूम इज VS प्लस VV। अब अगर बात करें टोटल वेट की, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की व्हिच इज नोन एज द टोटल वेट, क्योंकि हमारे को वॉल्यूम भी निकालना है वेट भी, क्योंकि वेट भी आपने लिखा है तो सर वेट भी निकालना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा वेट की तरफ। अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये एक बार नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे आएंगे क्योंकि थोड़ा सा फिर जंबल हो जाएगा। एक बार देख लो, एक बार नोट कर लो फिर डन कर दो, ताकि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर वेट को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं कि टोटल वेट जो होगा इन अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज व्हाट। नोट करके डन करिएगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, इस जो पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट है कि टोटल वॉल्यूम क्या है या कैसे निकला, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर नोट करने का डन करिएगा। डन करते ही अपन आएंगे अब नेक्स्ट पार्ट पे। द नेक्स्ट वन इज द टोटल वेट ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। डन, वेरी गुड। अब आते हैं टोटल वेट के ऊपर। अब आते हैं टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास टोटल वेट कैपिटल W होगा। तो कैपिटल W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को क्या मान के चलते हैं बेटा, नेग्लिजिबल, क्योंकि वेट ऑफ एयर कोई वेट थोड़ी है। अब ये इस पॉकेट के अंदर एयर, इसका कोई वेट है, ये हवा जो मेरे हाथ के ऊपर, इसका कोई वेट है सर, कोई वेट नहीं। तो वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो टोटल वेट जो हो गया वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर हो गया। इट इज अ समेशन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर इज नोन एज टोटल वेट। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, बताइएगा। अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका है तो अब एक बेसिक सी चीज है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये क्या होता है, ये तो हम आगे पढ़ लेंगे। आगे जब हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम आगे पढ़ लेंगे। पर अभी यहाँ पे सुनिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा इट इज इन बिटवीन। बताइए कितना होगा, देखते हैं किसको, कितनों को पता है कितना होगा। यही होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ना तो फुल्ली है ना ड्राई है, तो वेट ऑफ वाटर कुछ तो रहेगा, क्यों बेटा, कुछ तो रहेगा वाटर का। तो S की जो वैल्यू है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इट इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, इट इज वेरीज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1। देन कोई डाउट? बाकी जब हम इधर S क्या है,
here S is degree of saturation. जब हम आगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कि कैसे 0 से 1 है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसको बोलते हैं S को। मैं आपको आगे डिराइव कर दूंगा हाउ इट इज कम 0 to 1। नेक्स्ट वन इज दी टू फेज सिस्टम, और फिर अपन इसके बाद इसको ओवर करेंगे लेक्चर को। एक लास्ट देख लीजिएगा, टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज दी सॉइल प्लस, सॉइल प्लस बोल सकते हैं वाटर। सॉइल प्लस वाटर कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल कैसी होगी? सॉइल प्लस वाटर है, मतलब जो वॉइड्स है उसके अंदर क्या है? फुल्ली वाटर है, तो सैचुरेटेड सॉइल मास होगा, सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन होगी। और सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन के अंदर हमें डायग्राम बनाना है। एक जनरल सा हमने फटाक से इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। सर इसमें तो दो ही चीज होंगी, कौन कौन सी होंगी? तो फर्स्ट वन इज दी सॉइल या सॉलिड, सॉइल और वी कैन से सॉलिड्स, और यहाँ पे होगा आपका वाटर, यहाँ पे क्या होगा आपका? वाटर, क्योंकि सॉइल प्लस वाटर है तो दो ही फेज सिस्टम हो गया, दो ही थिंग्स है, वाटर भी और सॉइल भी, टू फेज सिस्टम हो गया। और टू फेज सिस्टम के सॉइल के अंदर केवल वाटर है, दैट विल वी कैन से इट इज अ सैचुरेटेड सॉइल, और वी कैन से इट इज अ फुली सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं इसे। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर और सेम कहानी की वॉल्यूम है एक साइड पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और एक एंड पे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और एक एंड पे वेट है, तो वेट ऑफ वाटर, एंड हियर इट इज अ वेट ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कैपिटल V, वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। क्योंकि टू फेज सिस्टम में एयर तो आएगा नहीं, क्योंकि टू फेज सिस्टम में दो ही चीज होंगी। तो सेकंड कंडीशन बन सकती है जिसमें सॉइल और एयर ऊपर, उसमें वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन सॉइल प्लस वाटर है, तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा किसके अंदर? सर इन टू फेज सिस्टम व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड, और वी कैन से फुली सैचुरेटेड, उस कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, देयरफॉर वी कैन से द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। ये वाली बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई बताओ? ये वाला बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ सभी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एक बार, यस। ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी बताया था कि सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या हो सकता है? सर उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर एयर भी हो सकती है और वाटर भी होता है, दोनों का समेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर का। बट इन टू फेज सिस्टम व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड देन वी कैन से देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर का जो वॉल्यूम है वो 0 है, तो एयर को 0 पुट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो गया, देयर वी कैन से टोटल वॉल्यूम। ये आपका फार्मूला आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टोटल वेट की, वी कैन calculate the total weight capital W। तो weight of solid plus weight of water क्या होगा? weight of solid plus weight of water होगा, it is a total weight, it is the total weight। क्लियर हो सभी को? अगर अब हम बात करना चाहें कि सर सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर, जैसे आपने बताया था पार्शियली सैचुरेटेड में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा इट इज लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इन बिटवीन 0 to 1, देयरफॉर इन अ fully saturated soil mass, or we can say completely saturated soil mass, or we can say saturated soil mass, the degree of saturation is how much? बताइएगा जल्दी से, अनिशा एंड श्रेया बताइएगा कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि जैसे आपने पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास के अंदर कहा था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज लाइज इन बिटवीन 0 to 1, देन in case of fully saturated, or we can say completely saturated, or we can say fully saturated, completely saturated, saturated soil mass, तो उसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी बताइएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको आता है वो बताइए। देखते हैं कितना को क्या पता है। वेरी गुड, 1 किसने बताया? श्रेया, वेरी गुड। तो इसके अंदर सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? S की वैल्यू 1 होती है। किस कंडीशन में? इसको भी मैं प्रूव करके बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं पढ़ा है तो अभी अननेसेसरी अपन को उसके अंदर एंटर नहीं करना है।
जब पढ़ेंगे तो अपन उसके अंदर एंटर करेंगे, मैं डिराइव करके आपको बता दूंगा। एस की वैल्यू 1 होती है कब? सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड को ही बोलते हैं, कंप्लीटली सैचुरेटेड भी बोलते हैं और फुल्ली सैचुरेटेड भी बोलते हैं। देन हुआ, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर है? सैचुरेटेड बोलते हैं, कंप्लीट सैचुरेटेड बोलते हैं या फुल्ली सैचुरेटेड बोलते हैं। तो लास्ट देख लीजिए और फिर अपन इसको फाइंड अप करते हैं। The next one is the soil plus air. टू फेज सिस्टम है, soil plus air। अगर किसी भी सॉइल मास के अंदर केवल एयर होगी, वाटर नहीं होगा, तो वी कैन से व्हिच टाइप ऑफ स्टेट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बेटा। अगर किसी भी सॉइल में, किसी भी सॉइल के अंदर केवल और केवल एयर है, वाटर क्या है ही नहीं, जीरो है, तो विच टाइप ऑफ सॉइल कंडीशन होगी, स्टेट कौन सी होगी उसकी, बताइएगा। ड्राई सॉइल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ड्राई सॉइल होगी बेटा। कौन सी होगी? ड्राई सॉइल होगी। ड्राई सॉइल का मतलब है सर वाटर की प्रेजेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है, तभी ड्राई कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम क्या करें, इसके अंदर हम क्या करें, तो इसके अंदर आप फिर डायग्राम बनाइएगा, एक और बार डायग्राम बनाएंगे, और इसके अंदर हम टू फेज सिस्टम है तो सर दो ही क्वांटिटी होंगी, टू फेज सिस्टम में दो ही क्वांटिटी होंगी, एक तो होगा आपका सॉइल और वी कैन से सॉलिड्स, और एक होगा आपका एयर। एयर होते ही तो ये ड्राई सॉइल मास हो गई। ये कैसे हो गया सर? ड्राई सॉइल मास हो गया। तो एक एंड पे वी कैन राइट एट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड and here volume of air, or on the left hand we can write weight of solid and weight of air। डन। तो ये तो नोटेशन है, ये तो हम कभी से दे रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो टू फेज सिस्टम है जिसमें सॉइल प्लस एयर है, इसमें क्या है बेटा? सॉइल प्लस एयर है। उस सॉइल प्लस एयर के अंदर अगर हम बात करें, एक एंड पे वेट लिखा, एक एंड पे वॉल्यूम लिखा, दोनों को लिख दिया यहाँ पे। और सॉइल प्लस एयर मतलब ड्राई सॉइल होगी, ड्राई कंडीशन होगी, वाटर है ही नहीं तो ड्राई हो गया। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम जो होगा इन ड्राई स्टेट और इन ड्राई सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं सर, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, बट ये जो ड्राई है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो जीरो होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो गया। डन, बताओ, डन सभी को या कोई डाउट बताइएगा। वेरी गुड, कोई डाउट किसी को? डन। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट का, टोटल अगर वेट की बात करें, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास इन ड्राई स्टेट, सभी चीजें किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं? ड्राई स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कैपिटल W इज द टोटल वेट, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। कल सर भी तो बताया था, तो वेट ऑफ एयर इट इज अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी, वेट ऑफ एयर इज नॉट मच मोर इफेक्ट। W इज इक्वल टू WS, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स के इक्वल हो जाएगा। तो इन याद रखिए, इन ड्राई सॉइल मास द टोटल वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड। ड्राई सॉइल मास का टोटल वेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा सर? वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। अब सर ड्राई सॉइल मास है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो कब होता है? जब वाटर होगा। सर यहाँ पे नाम ही क्या है सर? ड्राई सॉइल मास। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, बताइएगा बेटा जल्दी से। ड्राई सॉइल मास है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वेरी गुड श्रेया, इट इज जीरो, वेरी गुड। अरे जब ड्राई सॉइल मास है, वाटर है ही नहीं, तो वी कैन से इट इज जीरो, जीरो होगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्वेश्चन पूछता है, इन ड्राई सॉइल मास इज जीरो एंड इन ड्राई स्टेट इट इज सॉइल एंड एयर एंड टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर तो प्रेजेंट है ही नहीं, बिकॉज ये सॉइल कैसी से ड्राई है, तो ड्राई है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो मैंने सब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज योर लास्ट टॉपिक, हो गया ओवर। कोई डाउट है तो बताओ, कोई स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ आपको नोट करना है प्रीवियस स्लाइड से, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मैं भी आपको नंबर दे देता हूँ, उस पे आप मैसेज क्वेश्चन जो भी आप करें सॉल्व, तो मैसेज कर दीजिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी, या भी जो भी आप यूज करते हो, चाहे आइदर यू आर यूजिंग फॉर व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मतलब मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने जब सेंड करे तभी उसको रिप्लाई हो जाए, तो ठीक है। और कोई भी आपको रिगार्डिंग डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो यू कैन कॉल मी, यू मैसेज मी, नॉट कॉल मी, ठीक है। जब आप सॉइल पढ़ना स्टार्ट करें,
जब सॉइल में आपको अभी जैसे अपन स्टार्ट कर चुके हैं सॉइल, तो कहीं भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है सॉइल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माय नंबर। और अगर कोई स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप बता दीजिए, अभी भी अपने पास टाइम है, प्रीवियस स्लाइड सभी अपने पास सेव है अभी तो। बिल्कुल सिलेबस डिटेल में आपको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल गेट का जो सिलेबस है वो मैं बिल्कुल आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिए। बाकी डन टुडेज लेक्चर, डाउट है तो बता दो अभी भी। एक्सप्लेन लीचिंग वंस अगेन। लीचिंग का जो मतलब होता है बेटा, वो क्या होता है कि जब कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर जब होता है, जब लगातार किसी भी सॉइल मास में से वाटर फ्लो करेगा, उसके साथ कुछ अपना कंपाउंड्स को लेके चला जाएगा, दिस इज नो प्लस प्रोसेस नोन एज लीचिंग, इसको बोलते हैं लीचिंग। अगर और कम डेफिनेशन में जाए तो एक होगा सुपरफिशियल, जो आपको समझना था लीचिंग क्या होता है, कि लगातार वाटर की एप्लीकेशन से कुछ कंपाउंड वॉश आउट हो जाएंगे, उसके साथ बह जाएंगे, दिस इज नोन एज द लीचिंग। द सेकंड वन इज द सिलिका कंपाउंड आर जनरली वॉश्ड आउट and alumina and iron compounds are accumulated in the soil. This process is known as leaching. बस याद रखिएगा, wash out of the compounds which are present in the soil mass is known as leaching by the continuous application of water, है ना, by the continuous application of water, or it is found in the heavy rainfall areas, which can say it is found in northeast region, है। So yeah, okay, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और कल हम मिलते हैं, कल फिर हमारा लेक्चर है वही आपका 8 to 9, 8 टू कितना है, 7 to 9, हाँ 7 to 9 है आपका, तो अपन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।